हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ टोपी शुक्ला पढ़ेंगे, जो कि राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है, थोड़ा सा हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि ये पाठ किसके बारे में है, कैसे है। प्रस्तुत पाठ में लेखक राही मासूम रजा ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है। यानी इस पाठ में लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक परिवार जो है वो हिंदू है और दूसरा जो है मुस्लिम है। और ये पूरी कहानी टोपी शुक्ला के इर्द गिर्द ही घूमती है, यानी टोपी शुक्ला ही इसका मुख्य पात्र है। दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अब जो दोनों परिवार हैं, यानी वो समाज के नियमों में बंधे होते हैं और उन नियमों के अनुसार वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, तो वो इन सब बातों को नहीं देखते हैं और उन दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, यानी बहुत गहरी दोस्ती बन जाती है उनकी। ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों की भावनाएं किसी भेदभाव को नहीं मानती। और इस दोस्ती से हमें क्या पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं वो सब ये ऐसी भावनाएं उनके मन में नहीं होती हैं और ये भेदभाव वो नहीं करते हैं। दूसरी ओर मुख्य पात्र टोपी शुक्ला को अपनेपन की तलाश में भटकते हुए दिखाया गया है। यानी एक साइड तो ये सब दिखाया गया है दोनों परिवारों में क्या होता है, और दूसरी साइड यानी इसमें जो मुख्य पात्र है टोपी शुक्ला, उसको अपनेपन की तलाश में भटकते हुए दिखाया गया है कि किस प्रकार वो अकेला भटकता रहता है अपनेपन की तलाश में इधर उधर। लेखक यहाँ यह भी बताते हैं कि बच्चे हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं, और यहाँ लेखक ने बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छी चीज बताई है कि जो बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं और हमेशा वो क्या होते हैं, प्रेम के ही भूखे होते हैं। तो ये पाठ किसके ऊपर है, टोपी शुक्ला के ऊपर। तो जो और बच्चों के बारे में इसमें बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं उनको जो भी हमारे समाज के नियम हैं उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं। तो चलिए पाठ का सार देख लेते हैं। टोपी शुक्ला दो अलग अलग धर्मों से जकड़े बच्चों और एक बच्चे व एक बूढ़ी दादी के बीच स्नेह की कहानी है। तो ये कहानी किसके ऊपर है, टोपी शुक्ला और दो अलग अलग धर्मों से जकड़े हुए बच्चों के ऊपर है, टोपी शुक्ला और उसके दोस्त, और इसमें एक बूढ़ी दादी भी है। इफन और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त थे, यानी एक इफन है और एक टोपी शुक्ला है, जो कि दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। एक दूसरे के बिना अधूरे थे, परंतु दोनों की आत्मा में प्यार की प्यास थी। यानी वो इतने अच्छे दोस्त थे पर एक दूसरे के बिना वो बिल्कुल ही अधूरे थे। टोपी हिंदू धर्म का था और इफन की दादी मुस्लिम थी, यानी एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। परंतु जब भी टोपी इफन के घर जाता दादी के पास ही बैठता, यानी जब भी टोपी इफन के घर जाता तो वो क्या करता था, टोपी हमेशा इफन की दादी के पास ही बैठता था। उनकी मीठी पूर्वी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी, यानी इफन की दादी की जो भाषा थी उसको वो बहुत अच्छी लगती थी। दादी पहले अम्मा का हाल चाल पूछती, दादी उसे रोज कुछ खाने को देती, परंतु टोपी खाता नहीं था। यानी सबसे पहले दादी क्या करती, पहले उसकी अम्मा के बारे में उससे पूछती, उसके बाद उसको कुछ खाने को दे देती थी, लेकिन टोपी वो खाना खाता नहीं था। फिर भी उनका हर शब्द उसे गुड़ की डली सा लगता था, और टोपी शुक्ला उसकी दादी जो उसको बातें करती थी वो यानी उसको बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए उनका रिश्ता अटूट था। सो इसी वजह से यानी वो उसकी दादी को बहुत प्यार करता था, उसको बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उनका रिश्ता बहुत ही अटूट था। क्यों प्यार करता था, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, और उसकी दादी उससे बहुत अच्छे से प्यार से ही बात करती थी। इफन की दादी जितना प्यार इफन को करती थी उतना ही टोपी को भी करती थी। टोपी अपनत्व रखती थी, यानी इफन की जो दादी थी जितना प्यार अपने पोते से करती थी वो उतना ही प्यार टोपी से भी करती थी। उसको सिर्फ अपने पोते की तरह यानी अपने बेटे की तरह वो उसको रखती थी। उनकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से दादी की छत्र छाया ही खत्म हो गई। अब इफन की जो दादी है उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद से ही टोपी को कैसा लगता है मानो कि जो भी उसके ऊपर एक छत्र छाया थी वो सब खत्म हो गया है। टोपी को इफन की दादी की मृत्यु के बाद उसका घर खाली सा लगने लगा, यानी अब जब भी वो उसके घर जाता उसको एक खालीपन उधर देखने को मिलता था, क्योंकि वो ज्यादातर जाता था दादी से ही बातचीत करने के लिए, लेकिन अब दादी वहां पर नहीं है तो इसीलिए उसको वो घर खाली सा लगने लगता था। इफन की दादी के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम था, बदले में ऐसा ही प्रेम उसे
उनसे भी प्राप्त हुआ था, किंतु ऐसी ममता उसे अपनी दादी से नहीं मिली थी। यानी इफन की जो दादी थी उससे उसको बहुत प्रेम मिला था, बदले में जो टोपी था वो भी उसकी दादी को उतना ही प्यार करता था, किंतु जो टोपी की दादी थी वो उससे उतना प्यार नहीं करती थी। इसी कारण उसने इफन को यह कहकर सांत्वना दी कि तेरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। यानी इसीलिए जो टोपी है वो इफन से क्या कहता है कि अगर तुम्हारी दादी की जगह मेरी जो दादी है वो मर जाती तो अच्छा होता। 10 अक्टूबर सन 45 को इफन के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया और वे चले गए। यानी अब क्या होता है, पहले इफन की जो दादी है वो मर जाती है, उसके बाद जो टोपी का दोस्त है इफन, उसके जो पिताजी हैं उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर भी मुरादाबाद हो जाता है और वो भी वहां से चले जाते हैं। अपने प्रिय दोस्त के चले जाने से वह बहुत दुखी हुआ। यानी अब इफन वहां से चला गया तो अब टोपी अकेला रह गया, तो वह बहुत दुखी हो जाता है। उसी दिन उसने एक कसम खाई कि अब वो कभी ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का नौकरी में तबादला होता हो। यानी उसी दिन जब से इफन चला जाता है तो टोपी एक कसम खाता है कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला होता रहता है। घर में टोपी का दुख समझने वाला कोई न था। यानी उसके घर में अब उसका दुख को समझने वाला कोई भी नहीं था। बस घर की नौकरानी सीता उसका दुख समझती थी। यानी जो घर की नौकरानी थी, अब टोपी क्या हो गया है, बिल्कुल अकेला हो गया है, क्योंकि इफन की दादी की भी मृत्यु हो गई है और जो इफन है वो भी चला गया है वहां से। तो अब जो टोपी है बिल्कुल अकेला हो जाता है और घर वाले कोई भी उसका दुख समझने को तैयार नहीं थे। बस घर की जो एक नौकरानी थी सीता, वही उसका दुख समझती थी। जाड़ों के दिनों में मुन्नी बाबू और भैरव के लिए नया कोट बना। यानी ठंडी के दिन थे, सो ठंडी के दिनों में क्या होता है, भैरव और मुन्नी बाबू के लिए नया कोट बनवाया गया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट नया था पर था तो उतरण। टोपी ने वह कोट उसी वक्त नौकरानी के बेटे को दे दिया। यानी उन दोनों को तो नया कोट मिला, लेकिन जो टोपी है उसको क्या होता है, उसको मुन्नी बाबू का कोट मिला था कि था तो वो नया ही लेकिन था तो उतरण ही ना। तो इसीलिए टोपी क्या करता है, उस कोट को वो नौकरानी के बेटे को दे देता है। टोपी को बिना कोट के जाड़ा सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी अब टोपी को नया कोट लाकर नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए वो ठंडी के दिन में क्या करता है, ठंड को सहन करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया। अब टोपी कौन सी क्लास में है, 10वीं में। वह 2 साल फेल हो गया था और इससे पहले वो 2 साल फेल हो गया था। उसे पढ़ने का उचित समय नहीं मिलता था। क्यों फेल हो गया था, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। अगर कोई फेल हो जाता है तो हमें उसी पिछली कक्षा में बैठना पड़ता है और जो हमसे पीछे वाली कक्षा में होते हैं वो बच्चे आगे निकल जाते हैं, तो यानी उसको भी थोड़ा उनके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब वह अपने घर के साथ साथ स्कूल में भी अकेला हो गया था। यानी अब वो घर के साथ साथ क्या हो गया था, स्कूल में भी पिछली कक्षा में ही बैठ रहा था, तो अकेलापन सा उसको महसूस हो रहा था। मास्टर ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब टोपी की तरफ मास्टर भी ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो बार बार फेल हो गया था। टोपी को भी शर्म आने लगी थी। अब जो टोपी है उसको भी यानी शर्म आने लगी थी, क्योंकि वो क्लास में सबसे बड़ा दिखने लग गया था और यानी बार बार फेल होकर एक ही क्लास में बैठना भी एक बहुत बड़ी बात है। यही वजह थी कि उसको शर्म आने लगी थी। जब उसके सहपाठी अब्दुल वहीद ने उस पर व्यंग बाण कसा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने पास होने की कसम खाई। यानी जब उसके सहपाठी ने ही उसके ऊपर व्यंग बाण कसा, उसको बहुत बुरा भला कहा, तो टोपी जो है उसको बहुत बुरा लगा और उसने यह कसम खाई कि वो इस बार पास होकर दिखाएगा। इसी बीच चुनाव आ गए और इसी बीच क्या होता है, चुनाव भी आ जाते हैं। डॉक्टर भृंगु नारायण चुनाव हार गए और जो डॉक्टर भृंगु नारायण थे उसके पिता वो क्या करते, चुनाव हार जाते हैं। घर का वातावरण शांत और गंभीर हो गया और इसकी वजह से क्या होता है, जो घर का वातावरण है वो बहुत ही शांत और गंभीर हो जाता है। जैसे तैसे टोपी तीसरे साल पास हुआ। अब क्या होता है, जैसे तैसे करके टोपी पास हो जाता है, वह भी तीसरी श्रेणी में, यानी तीसरी श्रेणी में वो पास होता है। दादी बोली, टोपी को भगवान बुरी नजर से बचाए, चलो पास हुआ। यानी अब टोपी की दादी क्या कहती है कि भगवान जो है इसको बुरी नजर से बचाए क्योंकि टोपी पास हो गया है।
परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ। यानी लेखक का क्या कहना है कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टोपी फेल क्यों हो रहा था बार बार, उसने किन किन मुश्किलों का सामना किया और क्या वजह थी उसके लिए कि वो 2 बार फेल हुआ और तीसरे साल में 3rd डिवीजन से पास हुआ। ऐसे वातावरण में तो पास हो जाना ही काफी था, यानी जो वातावरण था उसके आसपास, तो ऐसे वातावरण में अगर वो पास हो गया तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है, यानी आज का जो हमारा समाज है उसमें हमें ऐसे ही दोस्तों की बहुत आवश्यकता है, ऐसी ही दोस्ती की हमें आवश्यकता है जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। यानी आज के समाज में हमें कैसी दोस्ती की आवश्यकता है जो धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी हैं उनको गिरा सके। साथ ही लेखक ने यह भी बताया है कि बचपन में बच्चे को जहां से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। यानी लेखक ने इसमें क्या बताया है कि बच्चे को जहां से भी अपनापन और प्यार मिलेगा बच्चा वहीं जाएगा और वहीं रहना वो पसंद करता है। जैसे कि टोपी ज्यादातर इफन के घर जाता था। क्यों जाता था? एक तो इफन उसका बहुत अच्छा दोस्त था और सबसे बड़ी बात उसको उसकी दादी से अपनापन और प्यार मिलता था, इसीलिए वो उसके घर जाता था।